मैंने कहा ना, शबीर को चाय लाकर तुम दोगी, वरना मैं वो हशर करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी, माँ बेटी दोनों। रहीम हैदर गुस्से से खड़ा चला रहा था कि इसकी शक्ल किसी सूखे हुए म्यूजियम में रखे हड्डियों के ढांचे सी हो रही थी। यूं लगता ही नहीं था कि जवानी में वो खूबसूरत इंसान होगा। इसकी आंखों के नीचे पड़ने वाले हल्के और आंखों की सुर्ख रंगत ने इसे काफी ड्रोना बना दिया था। रहीम, तुम्हें जरा भी खुदा का खौफ नहीं है? तुम इस बुरे इंसान को पैसों की लालच में घर तक ले आते हो और अपनी बेटी इसके सामने पेश करते हो। वो कैसी हवसज़दा नजरों के साथ हमारी बेटी को देखता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? लोग क्या क्या बातें बनाते होंगे हमारे बारे में। जरा अकल से काम लो, अपनी जवान बेटी के बारे में सोचो। लोग हमारी इज्जत का जनाजा निकालने पे तुले हैं इस बेगैरत बूढ़ी खोसट की वजह से। नफीसा बेगम भी वापस इसी अंदाज में चल आई थी, तो इसे आंखें फाड़ कर देखता हुआ रहीम एकदम से अपनी बेटी की जानिब मुड़ा था, जो डरी सहमी एक जानिब खड़ी थी। इसके सर से दुपट्टा ढलक कर कंधे तक चला गया था। बाप को अपनी तरफ आते देखकर इसने जल्दी से अपने दुपट्टे को अपने सर पर जमाया। हुरैन, मैंने कहा ना कि चाय लेके तुम आओगी, तुम्हारी माँ बाहर नहीं आनी चाहिए, और चाय के साथ बिस्किट और समोसे भी लेकर आना। शबीर से डरने की जरूरत नहीं है, अपना बंदा है। और दूसरी बात, तुम भी कान खोल कर सुन लो नफीसा बेगम, शबीर अब कोई गैर नहीं रहा। मैंने हुरैन का रिश्ता इसके साथ तय कर दिया है, समझी तुम। अब वो हमारे लिए गैर नहीं, हमारी बेटी का होने वाला शौहर और हमारा होने वाला दामाद है वो। और अगर किसी ने भी छूछड़ा करने की कोशिश की तो मैं तमाम हद भूल जाऊंगा, और तुम दोनों माँ बेटी को जिंदा दरगोर करना पड़ा तो वो भी कर लूंगा, समझी मेरी बात। दोनों कान खोल कर सुन लो। और हुरैन, तुम जल्दी से चाय लेकर आओ, वरना तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या करूंगा। रहीम हैदर गुस्से से धारता हुआ इन दोनों पर हैरतों के पहाड़ और जैसे कोई बम भी फोड़ गया था। हुरैन ने नम आंखों के साथ अपनी माँ को देखा था, जो बेबसी से खड़े अपने शौहर को तक रही थी। अपनी बेटी की जानिब देखने का इनमें हौसला नहीं था कि वो अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं कर पा रही थी। ऊपर से वो बुढ़ा शबीर, जो आए रोज इनके घर आ जाता था और बुरी बुरी नजरों से इन दोनों माँ बेटी को देखता रहता था। इसलिए तो रहीम ने नफीसा को इसके सामने आने से मना कर दिया था और कहा था कि इसके सामने आए महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ दिन पहले तो इसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की थी। अब आगे इसने यूनिवर्सिटी जाना था, लेकिन यूनिवर्सिटी से कौन जाने दे सकता था। वो शराबी बाप जो आए दिन अपनी बैठक पर लोगों को बिठाकर जुआ खेलता था, शराब पीता था और घर में कोई चीज ठहरने नहीं देता था, वो इसे आखिर कैसे आगे बढ़ने दे सकता था। इसके ख्वाब इसकी आंखों में दम तोड़ गए थे, और अब तो ऐसे यूं लगा जैसे वो छोटे छोटे तितली नुमा पर जो इसके कंधों पर लगे थे, क्या वो यूनिवर्सिटी जाएगी और डॉक्टर बनेगी, वो काट कर फेंक दिए गए हों वो पर, और अब वो इसे पिंजरे में कैद किया जा रहा हो। अम्मी, आप देखें ना, बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ना कि वो शख्स इन्हें पैसे दे सकता है। मैं इन्हें पैसे कमा कर ला कर दे सकती हूँ। इन्हें कहें कि मैं नौकरी कर लूंगी, मैं पैसे कमा कर ला दूंगी, लेकिन खुदा के लिए मुझ पर इतना बड़ा जुल्म ना करें। वो रोते हुए अपनी माँ की जानिब भागी और झंझोड़ते हुए अपनी माँ से कहने लगी, तो इसकी माँ ने बेबसी से इसे अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोती थी। इन दोनों माँ बेटी का एक दूसरे के अलावा और कोई गमगुसार नहीं था, और अब वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर एक दूसरे का हाल दिल आंसुओं के सर के अपने अपने आंचल में जज्ब कर रही हूँ। अरे हाँ हाँ शबीर जी, अब तो आपकी ही बेस, जब चाहें आप ले जा सकते हैं। रहीम हैदर मुस्कुराते हुए इन पैसों की जानिब देख रहा था, जो पैसे इस वक्त शबीर ने अपने हाथ में पकड़े हुए थे। वो सफेद दाढ़ी वाला मोटी मोटी मूंछों को इधर उधर से ताव देकर इसे देख रहा था। इसकी आंखों से हवा स्वाज़े नजरअंदाज कर रही थी। अरे मैं तो कहता हूँ रहीम साहब, बस मेरी अमानत मुझे कल ही दे दें, और हाँ ये ले पैसे कुछ हुरैन को दे दीजिएगा, वो अपनी शॉपिंग कर लेगी और कुछ निकाह का बंदोबस्त कर लीजिएगा। अब तो मैं बुरा आदमी हूँ, कहाँ कहाँ पे चीज़ के लिए धक्के खाता हूँ, इसलिए बस सारा काम आपने ही करना है। मैं बस अपने साथ कुछ ज़रूरी लोगों को लेकर आऊँगा, बाकी आप सब ने ये करना है कि मेरी दुल्हन को तैयार करके बिठाना है। मुंह बोले पैसे आपको दूंगा, ये तो बस खर्च गए हैं। ये कहते हुए इसने अपने हाथों में पकड़ी हुई 2000 की न जाने कितने नोटों की गड़ियां इसके सामने रख दी। रहीम तो जैसे इन पैसों को देखकर पागल ही हो गया था।
इसने वो जल्दी से घड़ियां उठाई और अपनी जेब में डालने लगा कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इन दोनों ने मुड़कर देखा, सामने हुरैन अपने सर पर अच्छे से दुपट्टा जमाए चाय की ट्रे लिए खड़ी थी। अरे हुरैन बेटा, तुम आओ, चाय लेकर आओ, तुम्हें नहीं पता कि कब से बैठे हैं शबीर साहब। अरे मेहमान नवाजी जल्दी करनी पड़ती है मेरी गुड़िया, जल्दी आओ, इधर रख दो ट्रे को। शबीर साहब के सामने वो दिखावे की मोहब्बत जताता रहा और इसे सामने बुलाया ताकि शबीर साहब एक नजर अपनी होने वाली नई नवेली दुल्हन पर डाल ले। वो मासूम सी लड़की झिझकते हुए आगे बढ़ी और ट्रे इनके सामने पड़ी मेज पर रख दी। इसका दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि वो एक नजर उठाकर सामने बैठे हवसी मर्द की जानिब देखे। इसे इस शख्स पर बेहद गुस्सा आया था। इसने सोचा कि मेरी उम्र की तो इस शख्स की पोतियां होंगी, फिर भी ना जाने ये शख्स क्यों इतनी हवस का मारा है। क्या ये मकाफात अमल नहीं जानता? इसने दुख से सोचा था और फिर जल्दी से बाहर निकल गई थी और वो हफस ज़दा नजरों से इसे घूरता रहा जब तक कि वो इसकी नजरों से ओझल ना हो गई। तुमने तो मेरी अमानत को वाकई में संभाल कर रखा हुआ है, बस अब तुम इसे मेरे पास वापस भेजने की करो, ये मेरी अमानत है। कल सुबह इसे शॉपिंग पर ले जाना, अपनी बीवी से कह देना कि इसे शॉपिंग करवा देगी। कल रात के वक्त निकाह रख दो, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। शबीर ने ये बात कही तो रहीम हैदर मुस्कुरा कर रह गया। इसके दिल में एक बार भी ये गैरत नहीं जागी थी कि वो इसकी जवान बेटी को ऐसी नजरों से देख रहा था। इसकी नज़र में बस पैसे ही थे जो इसे शराब की बोतलें दे सकते थे या फिर इसे अयाशी की जिंदगी दे सकते थे। हुरैन बेटा, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी शादी के लिए कुछ पैसे दिए हैं ताकि मैं तुम्हें शॉपिंग करवा दूं। चलो बाजार चलते हैं। नफीसा बेगम ने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा। वो जानती थी कि इसकी बेटी के दिल पर क्या गुजर रही थी, लेकिन वो क्या करती, वो भी एक तरफ से मजबूर थी। बस वो इसी चीज़ के इंतज़ार में थी कि कहीं से वो इस इंसान तक पहुंच जाए जो इसकी बेटी को इस दलदल से निकाल सके, वरना ना जाने वो दोबारा अपनी बेटी का चेहरा देख पाती या नहीं। नहीं अम्मी, मुझे कहीं नहीं जाना, ये शादी मेरी पसंद से नहीं हो रही और वो भी एक बूढ़े इंसान से हो रही है। मुझे बिल्कुल भी ये शादी नहीं करनी, ना ही कोई शॉपिंग करनी है, आप चली जाएं। इसने बेरुखी से कहा तो इसकी माँ ने तड़प कर इसके सर पर हाथ रखा और इसके बालों में हाथ फेरते हुए कहने लगी, देखो बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारी वहाँ शादी ना हो, मैं भी तुम्हारा भला चाहती हूँ, लेकिन बेटा मैं तुम्हारे बाबा के हाथों मजबूर हूँ। अगर मैंने तुम्हें साथ ना लेकर गई तो फिर तुम्हारे बाबा बहुत हंगामा खड़ा करेंगे और मैं ये हंगामा नहीं चाहती। हो सकता है कि ये शादी रुक जाए, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है ना बेटा। बस उठो और मेरे साथ चलो, तुम्हारा दिमाग ज़रा फ्रेश हो जाएगा तो फिर ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। इसने बड़े ही प्यार से हुरैन को समझाया तो वो खामोशी से इसके साथ जाने के लिए उठ गई। वो दोनों शॉपिंग मॉल के बाहर बने एक कैफेटेरिया में इस वक्त कुछ खा रही थी जब इन्हें अपने पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। ये कोई मर्दाना आवाज़ थी। मुझे ये आईडी कार्ड मिला है, इस आईडी कार्ड की मालकिन कोई औरत है, प्लीज़ वो सामने आए, मुझे इनसे बात करनी है। कोई लड़का एक शनाख्ती कार्ड दिखाता हुआ यहाँ बैठे सभी लोगों को अपनी जाने मुतवज्जो करा था। सभी लोगों ने अपने अपने पर्स में देखना शुरू किया और तभी नफीसा बेगम ने भी अपना पर्स खोला था। इसकी हैरत की इंतहा न रही क्योंकि इसका आईडी कार्ड नहीं था। वो खड़ी हुई तो वो शख्स तो जल्दी से इसकी जानिब आया। ये कोई 25-26 साल का होबरू नौजवान था। इसकी आंखों में एक खास चमक दिखाई दे रही थी और यूं जैसे इसकी कोई बरसों से खोई हुई चीज मिल गई हो। वो करीब आया और एक नज़र शनाख्ती कार्ड की तस्वीर को देखते हुए एक नज़र इस औरत पर डाली और फिर बेसाख्ता इसे अपने सीने से लगा लिया। नफीसा बेगम और हुरैन ये सब कुछ देखती रह गईं और तभी वो बोला, फुप्पो आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं हूँ आपका शामिर, आपका भतीजा। इसने फरते जज्बात से कहते हुए इसे एक बार फिर से सीने लगाया और नफीसा की आंखों से आंसू निकल आए। इतने सालों बाद वो अपने लाडले भतीजे को देख रही थी। इसने जल्दी से इसका माथा पकड़कर अपने होंठों से लगाया और तभी शामिर की नजर अपनी सास के करीब खड़ी इस लड़की पर पड़ी और वो देखता ही रह गया और वो भी इसे यकटक देख रही थी। इस लड़के को इसने पहले भी कहीं देखा था, शायद अपने कॉलेज के बाहर। तकरीबन हर रोज वो इसे देखती रहती थी और वो भी जबकि नफीसा बेगम की दिली मुराद भराई थी। बेटा मैं क्या बताऊं, बस मुझ पर बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। वो जो गलती से मैंने अपने माजी में की थी, इस गलती ने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी।
और वही गलती मेरी बेटी की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देगी। लेकिन बेटा मैं ऐसा नहीं चाहती। मैंने कई बार सोचा कि वापस आ जाऊं, तुम लोगों से बात कर लूं, लेकिन मैंने एक बार जाकर देखा भी था, वो घर बंद हो चुका था या शायद इसके दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए जा चुके थे। बेटा तुम जानते हो मेरा शौहर एक शराबी है, घर में वो कोई चीज नहीं टिकने देता। जब इसके पास पैसे नहीं होते, बेटे के पास भी इसे पैसे दिखाई नहीं देते और मेरे पास भी, तो वो घर की चीजें उठाकर बेचना शुरू कर देता है। और अब तो इसकी इज्जत नफ्स इतनी खत्म हो गई है कि वो अपनी बेटी को बेचने पर तुला है, और वो भी अपनी उम्र से ज्यादा इंसान की उम्र से। बेटा मैं नहीं जानती क्योंकि मैं क्या करूं। मुझे बस एक ही दुआ जुबान पर रहती है कि काश मुझे मेरी अपनों में से कोई मिल जाए ताकि मैं अपनी बेटी के लिए कोई दिफा कर सकूं। मैं तो अपनी बेटी के सामने नजरें उठाने के लायक भी नहीं, फिर मैं इसकी मदद कर सकती हूँ। इसे इस कुएं से निकाल नहीं पा सकती। इस कैफे में बैठी वो अपनी भतीजे शामिर के हाथों में हाथ लिए रो रही थी, जबकि अपना सर नीचे झुकाए रोती हुई हुरैन खामोशी से इनकी बातें सुन रही थी। शामिर की नजरें बार बार फुप्पो के चेहरे से होकर इस पर जा टिकती थी, लेकिन इसने एक बार भी सर उठाकर इस शख्स को नहीं देखा था। इसकी जिंदगी कितनी मुश्किलों की अमीन हो चुकी थी ये शामिर नहीं जानता था, और अब जब वो सुन रहा था तो इसका खून खोल रहा था। वो लड़की से बेहद मोहब्बत करता था, इतनी कि इसने कॉलेज जाते हुए इसे देखा था और फिर रोजाना इसे देखने के लिए दरवाजे पर जा खड़ा होता था, लेकिन इसने कभी आंख उठाकर इसकी जानिब न देखा था। फिर इसका कॉलेज खत्म हुआ और वो इसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। आज भी अपने दोस्त के साथ यहाँ आया था कि हो सकता है वो कहीं ना कहीं मिल जाए। मायूस होकर लौट ही रहा था कि तब इसे फूफो मिली थी, वो फूफो जिसने बचपन में इसे अपने सीने पर सुलाया था। घर वालों में सबसे ज्यादा यही फूफो इससे बेहद प्यार करती थी और वो अपनी फूफो का लाडला था। तभी तो अपनी फूफो का शनाख्ती कार्ड देखकर वो पहचान गया था, क्योंकि जब नफीसा ने घर से बाहर कदम निकाले थे ताकि वो 10 बरस का था और फिर सब कुछ याद रखता था। फूफो की हालत इजहार देखकर इसे इन पर बहुत रहम आया और अब वो इनकी जिंदगी से हल बनाना चाहता था। देखें फूफो, मेरे होते हुए आपको कोई कुछ नहीं कह सकता और हुरैन की जिंदगी में किसी को बर्बाद नहीं करने दूंगा। मैं अंकल से खुद मिलूंगा और इनसे बात करूंगा, इसने हतमी लहजे में कहा। तो नफीसा ने इनकार में सर इधर उधर करते हुए इसे देखा और कहा, देखो बेटा ऐसा मत करना, वो बहुत गुस्से में आ जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। हमारी जिंदगी मजीद मुश्किलों में दो चार हो जाएगी बेटा, और वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा देगा। फूफो ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा तो वो मुस्कुराते हुए इनके हाथ पर हाथ रखते हुए कहने लगा, फूफा आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मेरे होते हुए कुछ भी नहीं होगा। ये बात आप लिख कर रख लें और वो कर ही सकते हैं, और वो बुढ़ा इसे भी मैं देख लूंगा। बस आप मुझे इस शख्स के आने का वक्त बता दें, वो कल सुबह ही आएगा ना? ठीक है, कल 10 बजे मैं आपके घर के दरवाजे तक पहुंच जाऊंगा। अब मुझे अपना एड्रेस बता दें। ये कहते हुए इसने अपना मोबाइल निकाला और फिर कुछ ख्याल आने पर इसने लम्हे भर के लिए अपने सामने बैठी हुरैन की जानिब देखा। बल्कि फूफो हम यूं करते हैं कि मैं आपको आपके घर ले चलता हूँ, मुझे यूं आपके घर का एड्रेस भी मालूम हो जाएगा और मैं देख भी लूंगा। इसने माकूल बात कही थी। नफीसा ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ जाना तो फिर इसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। इन दोनों ने जो कपड़े और शॉपिंग वगैरह कर रखी थी वो भी इनके हाथों में थे। शामिर इस वक्त बड़ी सी गाड़ी में था। इसने इन दोनों को अपने साथ बैठाया और फिर इनके बताए हुए एड्रेस पर इन्हें जा पहुंचा। वो गौर से सारा रास्ता देखता गया था और इसे अब समझ आ गया था कि ये रास्ता कहाँ जाता है। तो वो आपको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका बेटा आपके साथ है और मैं आपको किसी भी मुश्किल में नहीं देखूंगा, मैं सारी मुश्किलात ख़त्म कर दूंगा। हम कल मिलते हैं। ये कहते हुए इसने फूफो के पीछे गुमसुम खड़ी हुरैन की जानिब देखा था। इसने एक बार भी इसके जानिब ना देखा था और इसका अपनी तरफ ना देखना इसे बेचैनी में मुब्तला कर रहा था। लेकिन इस वक्त इसने इसके हाल पर छोड़ने में ही आफियत जानी थी, क्योंकि वो जानता था कि कल वो इसकी हो जाएगी और मुकम्मल तौर पर इसकी हो जाएगी। हुरैन आप अंदर जाएं, मुझे आंटी से कोई बात करनी है, इन्हें कहीं लेकर जाना है। आप ऐसा करें कि आप जाएं, अंदर चली जाएं और अगर इनका आए तो इनसे कह दें कि आंटी साथ ही किसी पड़ोस में गई हुई हैं। वो इसकी बात पर सर झुकाते हुए वहां से चली गई। नफीसा बेगम एक बार फिर से इसके साथ बैठी और एक मेडिकल स्टोर तक आ गई। इसके साथ एक लेबोरेटरी थी जहां से इसने अपनी बेटी का टेस्ट करवाने थे।
वो इसने लेकर अस्पताल में दिखाने थे। अस्पताल में दिखाने के बाद ये पता चला था कि अगर हुरैन की शादी हो गई तो फिर वो कभी भी ठीक नहीं रह पाएगी और वो शादी की रात ही मर जाएगी। वो ये रिपोर्ट लेकर डॉक्टर मुनज़्ज़ा के कमरे से बाहर निकली थी कि इसका टकराव किसी से हुआ था। ये कोई और नहीं बल्कि शामिर की अम्मी थी, लेकिन इसने कुछ ना कहा था। इसे ये भी इल्म हो गया था कि लड़की को ये बीमारी है, क्योंकि डॉक्टर मुनज़्ज़ा ने ये बात इन्हें वहां बैठी औरतों के सामने बताई थी और खामोशी से बाहर चली आई थी और वो शामिर को पहले ही जाने का कह चुकी थी। तो शामिर वहां से जा चुका था। इसने जल्दी से एक टैक्सी ली और घर आ पहुंची थी। एक बार फिर से शाम होने को थी और वो बूढ़ा शख्स इनके घर इस वक्त भी मौजूद था। भले वो बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी वो इनके घर में ही था। इसे देखकर बेहद गुस्सा आया था और खुदा की करम नवाजी ये थी कि रहीम हैदर इस वक्त घर पर नहीं था। वो जल्दी से बैठक का दरवाज़ा खोलकर इस शख्स के सर पर खड़ी हुई थी। देखो, तुम एक बूढ़े शख्स हो और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी ये शादी सवाए हवस के और कुछ भी नहीं है। अभी कुछ रोज बाद तुम मर जाओगे और फिर इससे पहले मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहती हूँ। मेरा शौहर तुम्हें धोखा दे रहा है। वो भी ना लगी लिपटी की बात कह रहा था। और वो तो बेटी अब माँ के हुस्न को देखकर भी दीवाना हो चुका था। आंख भरकर वो इसे देखता रहा। क्या मतलब? कैसा धोखा दे रहा है? वो हैरानगी से इसकी जानिब देखते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं पता वो तुमसे इतने सारे पैसे लेकर तुम्हें एक बीमार लड़की सौंप रहा है? और मैं अपनी बेटी को कभी भी तुम्हारे जैसे शख्स के साथ रुखसत नहीं करूंगी, बल्कि किसी के साथ भी नहीं। ये देखो इसकी रिपोर्ट में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि जैसे मेरी बेटी की शादी होगी और इज़्दिवाजी जिंदगी में वो जैसे आएगी, वो शादी की पहली रात ही मर जाएगी। फिर वो क्या करेगा? वो ऐसा करेगा कि कत्ल का इल्जाम लगा देगा तुम पर और तुम्हें जेल भी भिजवा देगा और तुम्हारी सारी जायदाद पर कब्जा कर लेगा। समझे तुम? तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इस बात से पीछे हट जाओ, वरना बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। इसने ये बात कही तो वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ था। रिपोर्ट को एक नज़र देखने पर ही इसे पता चल गया था कि ये असली रिपोर्ट थी। वो वहां से अपने जूते पहने बगैर ही जा चुका था। वो किसी तौर पर कत्ल का मुलजिम बनना नहीं चाहता था और जो पैसे इसने दिए थे वो भी वो भूल चुका था। वो बस किसी के कत्ल के जुर्म में जेल नहीं जाना चाहता था, वरना इस जैसे हाफिज इंसान कैसे छोड़ देता। बस पुलिस के हवालात में जाने से वो भी डरता था, इसलिए वो जल्दी से बाहर निकल चुका था। रहीम को जब ये बात इल्म में हुई तो वो शोलाबार नजरों से अपनी बीवी को देखने लगा, लेकिन जब इसने ये बात सुनी फिर भी इसका इरादा यही था कि वो किसी भी तौर अपनी बेटी के लिए पैसे लेकर शादी कराएगा। तो फिर ठीक है, एक और अमीर घर है मेरी नज़र में, अगर तुम चाहो तो मैं इस लड़के को बुला सकती हूँ। इसने कहा तो इसकी आंखों में मजीद जुगनू जागने लगे। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी किस्मत चमकने वाली है। दूसरी बात यह कि अब इसे अपनी बेटी की बीमारी के बारे में भी इल्म हो गया था। इस वजह से भी वो अब चाहता था कि इस नए रिश्ते के लिए हाँ कर दे और शादी की पहली रात ही हुरैन मर जाए तो फिर वो इसके कत्ल का इल्ज़ाम लगा देगा और बदले में इससे पैसे ले लेगा, इसकी सारी दौलत हत्या लेगा। बेटा, इस शख्स को तो मैंने बेटी की बीमारी के बारे में बताया तो वो पीछे हट गया और वहां से चला गया। दोबारा इसने हमारे घर का रुख नहीं किया, लेकिन अब वो एक बार फिर हुरैन का किसी और जगह रिश्ता करना चाहता है। मैंने इससे तुम्हारा नाम लिया, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तुमने अपने अंकल को किसी तरह बस इस शादी के लिए राजी करना है। मैंने तुम्हारे बारे में बता चुकी हूँ, वरना वो कहीं से भी इस शबीर बूढ़े को ले आएंगे और मेरी बेटी की शादी करा देंगे। खुदारा तुम ऐसे करो कि तुम कैसे भी करके मेरी बेटी से शादी कर लो। इससे सिर्फ तुम ही शादी के बाद इसे महफूज रख सकते हो और कोई नहीं रख सकता। वो रोते हुए बोली तो वो इनके हाथ पकड़कर इनकी आंखों में देखकर बोला, आप फिक्र मत करें फूफो, जैसा आप चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। अंकल कहाँ हैं? मुझे इनसे बात करनी है। इसने कहा तो बाहर से आवाज आई, ये गाड़ी किसी की खड़ी है। अरे कहाँ मर जाती हो दोनों माँ बेटी, एक साथ ही कहीं ना कहीं गुम हो जाती हो। अरे कहीं कोई तो मुझे देखकर बता दिया करे, कोई तो मेरी बात सुन ले। ये कहता हुआ जब वो कमरे में आया तो सामने सूटेड बूटेड आदमी को देखकर वो हैरान रह गया। मैंने तुम्हें जिसका बताया था ना, वो यही है, मेरा भतीजा। खुदारा ऐसा मत करो, तुम मेरी बेटी पर ये जुल्म मत करो। मेरी बेटी माँ नहीं बन सकती, इसके बच्चेदानी में प्रॉब्लम है। अगर इस दवाजी जिंदगी इसने शुरू की तो वो रात ही मर जाएगी।
आपको अपनी बेटी से कोई मोहब्बत नहीं है, वो रोते हुए कहने लगी तो वो एकदम से चला उठा। गालबन इसने अब भी पी रखी थी। तुम चुप करो और जाओ अपनी बेटी को तैयार करो, बाकी मामलात मैं तय कर लूंगा। वो चिल्लाया तो वो अपनी नम आंखें साफ करते हुए वहां से निकल गई थी, जबकि वो अब इसकी जाने मतवज्जो हुआ। जी साहब फरमाएं, आप क्या खाना पीना पसंद करेंगे और आप कितने पैसे देने के लिए तैयार हैं? अरे ये तो पागल है, ऐसे बात करती रहती है। ऐसे कोई बीमारी नहीं है, और अगर हो भी तो अब वो आपकी हुई है, बस मुझे तो पैसों से मतलब है। वो अपनी लालची नजरों से कह रहा था, जी सर, अब इधर मेरा निकाह कर दें, इधर आपको पैसे मिल जाएंगे, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास खुदा का दिया बहुत है। इसने कहा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, बस क्यों ना फिर आज शाम को निकाह कर लिया जाए, आप यहीं पर ठहर जाएं, एक साथ हमने कहा बंदोबस्त कर देंगे। इसके इस बात पर वो मुस्कुरा कर रह गया। वो इसे दुल्हन की तरह तैयार कर चुकी थी। हुरैन की कोई भी दोस्त नहीं थी जो इस वक्त इसके पास मौजूद होती। इसकी माँ के अलावा और कोई दोस्त नहीं थी, और वही इसके पास मौजूद थी। अम्मी, आप ऐसा ना करें कि आप लोग ये चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। इसने दुखी होते हुए अपनी माँ की जानिब देखा था। अरे नहीं बेटा, खुदा तुम्हें कुछ ना करे, तुम तो हमारे चमन का वाहिद फूल हो जिससे मैं बेहद मोहब्बत करती हूँ, जैसे मैंने अपने जिगर का खून देकर पाला है। तुम तो मेरी शहजादी हो, आखिर मैं कैसे तुम्हें इस तरह देख सकती हूँ? बेटा, मैंने शामिर को समझा दिया है, वो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी रिश्ता नहीं बनाएगा। लेकिन बेटा देखो, शादी तो एक ना एक दिन होनी है। इस बुढ़े से तुम्हारी शादी हो रही थी, इस बुढ़े से कई ज्यादा बेहतर तो मुझे शामिर ही लगा, जिसकी आंखों में और नहीं तो तुम्हारे लिए इज्जत तो है ना बेटा। खुद को तकलीफ मत दो, बस तुम हाँ कर देना। तुम अपने मामू के घर जा रही हो, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा, और तुम्हारे साथ शामिर है तो मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। नफीसा बेगम ने अपनी बेटी को समझाया तो वो खामोश हो गई थी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इस वक्त वो सुर्ख रंग के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। माँ की बात पर इसने खामोशी से सर झुकाया था। इसे यकीन था कि और नहीं तो इसकी माँ इसके लिए बेहतर करेगी, लेकिन कल जो रिपोर्ट आई थी इसने इसे हिला कर रख दिया था। वो खामोशी से निकाह के लिए बाहर आई थी। बाहर कुछ जरूरी लोग मौजूद थे। इन दोनों का निकाह पढ़ाने के लिए काजी भी मौजूद था, लेकिन इस वक्त जब शामिर ने इसे आते देखा तो वो एकदम से दंग रह गया था। इसे वो कोई लड़की नहीं लगती थी, बल्कि आसमान से उतरी हुई कोई परी, जन्नत से आई हुई कोई हूर लगती थी, और वो बस इसे देखता ही रह गया था। इसे अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा था, और वो इस लड़की के पीछे कितना भागता रहा था, और वो इसे नहीं मिली थी। हालांकि वो इसके सबसे करीबी रिश्तों में से एक रिश्ते में मौजूद थी। इसकी आंखों में नमी आई थी, लेकिन इसने अपनी नमी को पीछे धकेल दिया था। वो लड़की जिससे वो मोहब्बत करता था, वो अब इसे अपनी बीवी बनाकर ले जा रहा था, लेकिन वो इसे छू नहीं सकता था। इसे एहसास ने कमजोर बना दिया था, लेकिन वो खामोश था। वो आकर बैठी तो इसके बाप ने काजी से निकाह शुरू करने का कहा। काजी ने निकाह शुरू किया और फिर कुछ लम्हों बाद पूछा कि आपका निकाह शामिर 5 लाख बाइवस हक मेहर किया जाता है, क्या आपको कबूल है? वो कुछ देर खामोश रही। नफीसा बेगम और रहीम हैदर ने दोनों ने इसे इशारा किया, और वो इन दोनों को देखती रही। फिर कुछ सोचने के बाद इसने हाँ में इशारा किया, और फिर 3 बार पूछा गया, और इसने फौरन दस्तखत लिए गए थे। वो दस्तखत कर गई। इसके हाथ कांप रहे थे, इसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। सब लोग ये देख रहे थे कि वो किसका दर्द दुखी है, और इसका यूं रोना शामिर से देखा नहीं जा रहा था। अब शामिर की बारी थी। इससे भी 3 बार निकाह का पूछा गया। इसने कबूल किया, और फिर इसने भी इस जगह पर साइन किए जहां पर इससे कहा गया था। काजी इनको मुबारकबाद देता हुआ वहां से चला गया। इन दोनों के लिए दुआएं खैर की गई, और फिर वो इसके साथ गाड़ी में बैठा दी गई। वो इसे गाड़ी में अकेला था, और वो भी इसके साथ थी। वो बार बार रो रही थी। इसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। नफीसा बेगम इसे रुखसत करके बहुत गमगीन हो चुकी थी। आपने मेरी बेटी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये पैसे, ये दौलत, ये शोहरत आपको कभी रास नहीं आएगी। आपको अपनी बेटी की नहीं परवाह। आप तो यही चाहते हैं ना कि आपकी बेटी मर जाए, और फिर आपका इसका कत्ल का इल्जाम लगाकर इस शख्स को अंदर करवा दें, और इसकी सारी जायदाद पर आप हक जमाएं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप अपने इस फेल में नाकाम रहेंगे, और आपको ये बात मान लेनी चाहिए। वो रहीम हैदर को कहती हुई वहां से चली गई थी।
अपने घर की छत पर खड़ी होकर इसने इस गाड़ी को दूर जाते देखा था। वो गाड़ी से दूर जा रही थी और यूं लग रहा था जैसे इसका कलेजा कोई निकाल कर ले जा रहा हो। इसकी गमख्वार तो इसकी वाहिद बेटी थी और आज वो बेटी भी रुखसत हो गई थी, और रुखसत भी कैसे हालात में हुई थी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और इसने अपनी बेटी को अल्लाह के अमान में दिया और फिर खामोशी से अपने कमरे में आ गई। जबकि दूसरी तरफ अब इनकी गाड़ी इन गलियों से निकलकर मेन रोड पर आ गई थी। वो इसके सरापे को देख रहा था और इसी में खुश हुआ जा रहा था। एक कशिश थी जो इस लड़की को इसके करीब किए जा रही थी और वो इसे रोता हुआ नहीं देख सकता था। क्यों रो रही हो? वो इसके रोने की आवाज सुनकर कोफ्त ज़दा लहजे में बोला तो वो चौंक कर इसे देखने लगी और फिर खामोशी से रुख फेरते हुए कोई जवाब नहीं दिया। शामिर ने गुस्से से इसे घूरा। कुछ पूछ रहा हूँ, क्यों रो रही हो तुम? अब की बार इसका लहजा खासा नरम था। वो खामोशी से बाहर की तरफ देखती रही। ट्रैफिक जाम हुआ तो गजरे वाले छोटे छोटे बच्चे हर तरफ फैल गए। इन सबके हाथों में गजरे थे जो वो बेच रहे थे। शामिर गुस्से से सामने की तरफ देख रहा था जब एक बच्चे ने इसके सामने फूलों के गजरे कर दिए। साहब, दुल्हन के लिए ले लो ना। वो इसे गौर से देखते हुए बोला तो शामिर ने मुस्कुराते हुए 4 गजरे ले लिए और इसे पैसे पकड़ा दिए। हुरैन ने यह मंजर तिरछी निगाहों से देखा। वो इसके लिए गजरे खरीद चुका था। ना चाहते हुए भी वो इस इंतजार में बैठी रही कि वो कब इसे गजरे पहनाएगा, मगर वो तो गजरे पीछे सीट पर बहुत अकीदत के साथ रख चुका था। अब सामने ड्राइविंग पर इसका पूरा फोकस था। तुमने बताया नहीं, तुम रो क्यों रही थी? तीसरी बार एक ही सवाल पूछे जाने पर इसने घूर कर इसे देखा और बोली, हर लड़की रोती है। शामिर जेरे लब मुस्कुराया। लेकिन तुम तो सबसे मुख्तलिफ हो। वो जानबूझकर इससे तंग कर रहा था। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो दूसरी तरफ रुख फेर कर बाहर देखने लगी। शामिर ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। हुरैन को डर लग रहा था मगर वो खामोश रही। कितनी देर में पहुंच जाएंगे? वो थकावट से तंग आकर बोली तो शामिर ने इसे गौर से देखा। वो मुसलसल जमाइयां ले रही थी, शायद इसे नींद आ रही थी। बस 10 मिनट और, वो बोला तो हुरैन की आंखें फटी की फटी रह गईं। आपका घर इतना दूर है? वो हैरान होते हुए बोली तो शामिर ने गाड़ी की स्पीड और ज्यादा तेज कर दी। हम घर नहीं, फार्म हाउस पर जा रहे हैं। वो बोला तो हुरैन हैरान रह गई। मैं समझी नहीं। वो अटक अटक कर कहते हुए पूरी तरह से इसकी तरफ मुड़ गई थी। वो खामोशी से सामने देखता रहा। शामिर जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए वो भी खामोश हो गई। वैसे आपने मेरी बीमारी का सुनकर भी इस शादी के लिए इकरार कर दिया? मुझे वजह समझ नहीं आई। वो संभल संभल कर बोली तो शामिर ने मुस्कुराहट छुपाते हुए रुख फेर लिया। एक बात पूछ लूं? वो बोला तो हुरैन ने फौरन इस बात में सर हिलाया। इसकी इस हरकत पर वो मुस्कुराए बिना न रह सका। अगर तुमने किसी को दुआओं में मांगा हो, यहाँ तक कि तुम इसे कभी बता भी ना पाओ कि तुम इसे पसंद करते हो, तब अगर वो अचानक से आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? वो शर्माते हुए बोला तो हुरैन नासमझी से इसे देखने लगी। मैं बात का मतलब नहीं समझी। वो उंगलियां मरोड़ते हुए बोली तो शामिर का लहजा बुलंद हुआ। मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, तब से लेकर अब तक मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था। फिर फूफो मिली तो पता चला कि तुम उनकी बेटी हो। बस फिर मैंने शादी का फैसला कर लिया। और मोहब्बत में खामियां नहीं देखी जाती, वो इंसान मिल जाए यही काफ़ी होता है। मैंने इतना अरसा तुम्हारे बगैर तुम्हारी चाह में गुजारा है। मैं इस अज़ियत को समझता हूँ। वो गम भरे लहजे में बोला तो हुरैन मुंह खोले से देखती रह गई। मतलब आप मुझे पसंद करते थे? वो बेयकीनी से बोली तो शामिर मुस्कुराने लगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हें बता सकूं। तुमने कई लड़कों को थप्पड़ मारा था, और वो भी मेरे सामने। ये कहते वो जोर जोर से हंसने लगा। खिफत के मारे हुरैन ने सर झुका लिया। और ये गजरे किसके लिए लिए हैं? वो बीवियों वाला मान जताते हुए बोली तो शामिर ने पीछे सीट पर पड़े हुए गजरों को देखा। ये है किसी के लिए बस। वो जानबूझकर इससे तंग करते हुए बोला तो वो फटी फटी निगाहों से इसे देखती रह गई। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए लिए हैं, वो इतराते हुए बोली तो शामिर नफी में सर हिलाने लगा। नहीं, जिसके लिए मैं लेकर जा रहा हूँ तो मैं इसे नहीं जानती। वो इसकी जेलसी एंजॉय कर रहा था। हालांकि इनकी शादी को भी एक दिन ही हुआ था, मगर वो फिर भी कितना जेलस हो रही थी। सच सच बताएं, ये गजरा आपने किसके लिए लिए हैं? वो नम लहजे में बोली तो शामिर ने घूर कर इसे देखा।
अभी तो बताया, घर जाकर पता चल जाएगा कि ये गजरे किसके लिए हैं। वो शरारत भरे लहजे में बोला तो हुरैन मुंह बसोड़ के इसे देखती रह गई। वो शरारत भरे लहजे में बोला तो हुरैन मुंह बसोड़े इसे देखती रह गई। अब ऐसे क्यों देख रही है? माना कि मैं लड़का हूं मगर फिर भी मुझे शर्म आती है। इसकी बात पर हुरैन मुस्कुराने लगी। शायद वो काफी देर से इसे देख रही थी। अब अपना सामान संभाल लीजिए, हम पहुंचने वाले, जरूरी सामान उठा लीजिए, बाकी सुबह निकाल लेंगे, वो बोला तो हुरैन ने परेशान होकर इसे देखा। अभी सामान अंदर क्यों नहीं ले जा सकते? वो सवालिया नजरों से अपने 3 बैग्स को देखते हुए बोली। अभी टाइम नहीं है इसलिए। वो एक आंख दबाते हुए मुस्कुरा कर कह गया, जबकि शर्म के मारे वो सर झुकाए बैठी रही। आप ऐसे शर्माती रहोगी या अपने बैग उठवाने में मदद करोगी? कल फार्म हाउस के गैराज में जाकर रुकी तो वो होशो हवास में वापस आई। अरे ये तो बारिश शुरू हो गई है। वो गाड़ी से निकले तो बारिश की आवाज सुनकर फौरन पुरजोश होकर बोली और खिड़की से बाहर झांकने लगी, जहां बारिश और तेज होती जा रही थी। अंदर चले। वो मुस्कुराते हुए अपना हाथ इसके हाथ की तरफ बढ़ा गया तो वो बिना किसी झिझक के शर्माते हुए अपना हाथ इसके हाथ में रख गई। वो जोर से दबाते हुए इसे लेकर फार्म हाउस के बेडरूम में चला आया। सामान वो वहीं छोड़ आए थे। गैराज और रूम्स में काफी फासला था। वो लोग भीग चुके थे। शामिर की नजर कांपती हुई हुरैन पर पड़ी तो वो मबहूत रह गया। कपड़े इसके जिस्म से चिपक गए थे। वो कांप रही थी जबकि शामिर सुन हो गया था। वो इर्द गिर्द नजरें दौड़ाते हुए इसकी तरफ बढ़ने लगा, जबकि वो गीले कपड़ों के साथ ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई थी। वो धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ने लगा। जज्बात का ठाठे मारता हुआ समुंदर इसे इसकी जायज बीवी के पास धकेल कर ले आया था। इसका मुंह दूसरी तरफ था, इसलिए शामिर के चेहरे को वो देख नहीं सकी। अगर वो देख लेती तो शर्म के मारे नजरें भी ना उठा पाती। वो मोहब्बत पाश नजरों से इसकी पुश्त को घूर कर रह गया, जहां से लंबे स्याह बाल इसके कपड़ों से चिपक चुके थे। आप मेरे कपड़े तो उठाकर लाए नहीं, अब मैं क्या पहनूंगी? वो नर्म लहजे में बोली तो शामिर जहां खड़ा था वहीं रुक गया। शायद वो अपने होशो हवास में वापस आ चुका था, वरना इसका दिल का हुरैन को देखकर वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया था और इसकी तरफ बढ़ने लगा था। बेशक वो इस शादी से उदास नहीं थी, मगर वो शादी इसकी मर्जी से भी नहीं हुई थी और इसके लिए झिझक का शिकार था। दूसरा, इसको इस बीमारी के मुतालिक भी पता था। नहीं चाहता था कि कल को इसकी जिंदगी में कोई बड़ा मसला बने। अच्छा मेरे कपड़े पहन लो ना, वो भी तुम्हें अच्छे लगेंगे, वो मुस्कुराते हुए से कहने लगा तो वो हैरान रह गई। मैं आपके कपड़े कैसे पहन सकती हूँ? बहुत अजीब लगेगा, वो बोली तो शामिर मुस्कुराने लगा। अरे नहीं, तुम्हारी शलवार गीली नहीं है, तुम ऊपर से मेरा कुर्ता पहन लोगी तो तुम्हें इतना फील नहीं होगा। वो इसे समझाते हुए वार्डरोब की तरफ बढ़ गया, जहाँ बहुत से कपड़े नफासत से हैंग किए हुए थे। वो अक्सर यहाँ आता रहता था, इसलिए इसकी जरूरत की तमाम चीजें यहाँ मौजूद थी। देखो ये शर्ट पहन लो, तुम्हारे घुटने तक आएगी और अच्छी भी लगेगी, वो इसे मशवरे दे रहा था। वो हैरान रह गई कि इसे इस मुतालिक भी पता चल जाता है। हालांकि वो बहुत लाउबाली सा लगता था, जैसे इसे कोई औरतों में इंटरेस्ट ही ना हो। मैं सच में पहन लूं? वो झिझकते हुए बोली तो शामिर ने हैरान होकर देखा। बेशक हम कोई ताल्लुक कायम नहीं कर सकते, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बीवी नहीं हो और तुम एक बीवी होने के नाते पहन सकती हो, वो मुस्कुराते हुए बोला तो हुरैन बाथरूम की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई तो शामिर यकटक इसे देखता रह गया। वो बहुत मॉडर्न लग रही थी, इतनी प्यारी छोटी सी। इसका दिल चाहा कि वो इसे अपनी बाहों में भर ले, मगर वो क्या ही कर सकता था। वो इसके करीब नहीं जाना चाहता था। इसको मुश्किल में डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो अपनी सोचें झटक कर बाथरूम की जाने बढ़ गया, जबकि वो खामोशी से सोफे पड़ाकर लेट गई। अरे वहां क्या सो रही हो, बेड पर सो जाओ ना। वो बाथरूम से नहाकर निकला। इसे इस तरह आड़ा तिरछा सोते हुए देखा तो फौरन डांट गया। वो मैं तो ऐसी लेटी थी, थकावट की वजह से नींद आ गई, वो कमर पर हाथ रखते हुए बोली तो शामिर ने मुस्कुरा कर इसे देखा। अच्छा बेड पर सो जाओ, ठंड ना लग जाए, ये ना हो बुखार हो जाए। वो ये कहते इसे बेड तक छोड़ने आया। वो मुस्कुरा कर रह गई। इसने कहा इतना अच्छा और ख्याल रखने वाला शौहर एक्सपेक्ट भी किया था। ऐसे तो लगा था कि इसका बाप किसी भी शय से इसकी शादी करवा देगा, लेकिन किस्मत ने सब कुछ उलट दिया था। इसका बाप जो एक बूढ़े शख्स से इसकी शादी रचाने का सोच रहा था, इसके ख्वाब धरे के धरे रह गए और हुरैन के लिए खुदा ने शामिर जैसा शख्स भेज दिया।
तुम आराम करो, मैं मुलाजमा को जगाता हूँ, वो चाय बना देगी। बहुत ठंड लग रही है, वो कहते कमरे से निकल गया। हुरैन नम आंखों से कमरे का जायजा लेने लगी। कमरे को खूब नफासत से सजाया गया था, कुछ भी गैर जरूरी नहीं था, बस जरूरत का सामान पड़ा हुआ था। शायद बाकी सारे कमरे खाली थे, या फिर हो सकता है वो भी ऐसे सजाए गए हों। एकदम इसे पूरा फार्म हाउस देखने का शौक हुआ, मगर रात हो रही थी और ठंड भी लग रही थी, तो वो आराम से रजाई ओढ़कर वहीं लेट गई। नरम गरम बिस्तर में नींद ने इसे अपने आगोश में ले लिया। अचानक माथे पर शामिर का लम्स महसूस करते वो गहरी नींद से जागी। आप मेरी बीमारी की वजह से दूसरे कमरे में सो रहे हैं ना? वो इसकी 5 मिनट पहले वाली गुफ्तगू सुन चुकी थी। शामिर हैरान रह गया। मैं तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी नहीं कर सकता और तुम्हें इन हालात तक तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचा सकता कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ, वो दिल से एतराफ़ करते हुए बोला। तो हुरैन सर झुका गई। आप यहाँ सो सकते हैं, मैं अकेली कैसे रहूंगी, मुझे डर लगेगा, वो आंसू छुपाते हुए कहने लगी। शामिर ने फौरन इसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में ले लिया। पागल, रो क्यों रही हो? अच्छा, मैं यहीं सो जाता हूँ, मुलाजमा को कह दूंगा, वो दूसरा कमरा सेट नहीं करेगी। और चाय आ चुकी, आराम से पीकर सो जाओ वरना तबीयत बिगड़ जाएगी, वो मोहब्बत से कहता हुआ इसके बाल सहलाने लगा, जबकि वो चाय की प्याली उठाए बेड की पुश्त से टेक लगा गई थी। चाय तो बहुत मजे की है, वो बोली तो शामिर ने इस बात में सर हिलाया। जमीला बाजी चाय बहुत अच्छी बनाती हैं, वो जमीला बाजी बोला तो हुरैन का कहका निकल गया। वो छोटी सी लड़कियां मुझसे जमीला बाजी कह रहे हैं। वो हंसते हंसते लूटपूट हो रही थी। शामिर भी मुस्कुराने लगा। इनका कद छोटा है मगर उम्र में वो बहुत बड़ी है। ये सुनते हुरैन की हंसी सिमट गई। सॉरी, मुझे पता नहीं था, वो शर्मिंदा हो चुकी थी। अच्छा खैर, कोई मूवी देखे, वो पुरजोश होकर बोला तो हुरैन ने इस बात में सर हिला दिया। वो दोनों एक साथ बेड पर बैठ गए और रजाई ओढ़ ली। सामने टीवी पर मूवी चल रही थी। वो हॉरर मूवी थी। मैं ऐसी भयानक मूवी नहीं देखूंगी, वो अचानक मूवी बंद करते हुए बोली तो शामिर चौंक गया। अरे इतनी मजे की मूवी है, तुम देखो तो सही, वो जानबूझकर दोबारा मूवी चलाते हुए बोला तो वो नफी में सर हिलाने लगी और इसके सीने में अपना सर छुपा गई। इसकी सदा पर शामिर ने मोहब्बत से इसके सर पर बोसा दिया। इसका लम्स महसूस करते वो चौंक गई और शाम के मारे सीधे होकर बैठ गई। शामिर से वो नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। इसे बहुत शर्म आ रही थी, न जाने वो कैसे ये हरकत कर गई थी। अच्छा, मूवी नहीं देखनी तो और क्या करना है, मायनी खेज अंदाज में बोला तो हुरैन हंसने लगी। कुछ भी नहीं, आप अपने कमरे में जाएं, वो मसनूई नाराजगी जताते हुए दूसरी तरफ रुख करके लेट गई। शामिर चुपचाप इसके पहलू में लेट गया और इसकी कमर पर अपना हाथ रख दिया। क्या हम कभी एक नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे? वो नर्म लहजे में बोली तो शामिर को इसके लहजे की नमी शिद्दत से महसूस हुई। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, वो इसे उम्मीद दिलाते हुए बोला तो वो आसूदा सी मुस्कुराहट के साथ आंखें साफ करने लगी, जबकि शामिर ने इसका हाथ अपने हाथों में भींच लिया था। आप दूसरी शादी कर लेंगे? वो रोते हुए बोली तो शामिर इसके आंसू साफ करने लगा। बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं करूंगा, तुम्हारी कसम, वो मुस्कुराते हुए बोला। हालांकि इसके सवाल पर वो खुद भी सोच में पड़ गया था। अब ना चाहे तो आपके घर वाले तो चाहेंगे ना कि आपके बच्चे हों, आखिर को आप इनकी इकलौती औलाद है। इनके रोने में शिद्दत आ गई थी, अब बाकायदा हिचकियों से रोने लगी थी। तुम परेशान ना हो, हम गोद ले लेंगे। वैसे भी हम वलीमे के बाद यहाँ से मलेशिया चले जाएंगे और फिर वहाँ से तकरीबन 2-3 साल बाद वापस आएंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बच्चा अडॉप्ट किया है या हमारा अपना है। तुम परेशान क्यों होती हो? वो इसके बाद सहलाते हुए बोला तो वो नफी में सर हिलाने लगी। हम झूठ नहीं बोलेंगे, वो नाराजगी से बोली तो शामिर ने इसके दोनों हाथ थाम लिए। ठीक है, झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता, तुम समझो तो सही, वो इसे समझाते हुए बोला तो वो खामोशी से सर झुका गई। अच्छा, सुबह डॉक्टर से चेक करवाएंगे, फिर वो जो बोलेंगी हम अपनी जिंदगी की शुरुआत बिल्कुल वैसे करेंगे, ठीक है? वो इसे डॉक्टर का जिक्र करके रिलैक्स कर गया, जबकि वो आंसू साफ करने लगी। वो धीरे धीरे इसके कान के पास सरगोशी करते हुए मोहब्बत का इजहार करने लगा। वो मुस्कुराती रही। इससे पहले कि वो इसके करीब बढ़कर इस रिश्ते की शुरुआत करता, किसी ने जोर जोर से दरवाजा बजाया और दोनों एक दूसरे से फौरन दूर हुए। हुरैन तो बाकायदा घबरा गई थी, जल्दी से चादर ओढ़े उठ खड़ी हुई।
शामिर इसकी हरकत पर मुस्कुराता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। न जाने इस वक्त कौन था, मुलाजिमा इतने बुरे तरीके से तो हरगिज दरवाजा नहीं बजाती थी। न जाने क्या बात थी, इसने जैसे दरवाजा खोला, सामने सालिया बेगम को देखकर इसके 14 तबक रोशन हो गए। मामा आप यहाँ? वो अटक अटक कर बोला तो सालिया खूनखवार नजरों से हुरैन को घूरने लगी। कौन है ये लड़की, मुझे सच सच बताओ, और ये यहाँ इस हालत में क्या कर रही है? वो धारते हुए बोली तो शामिर को समझ नहीं आई कि वो हुरैन के सामने इसका क्या तारुफ करवाए। वो खामोश खड़ा रहा। हुरैन तुम अंदर जाओ, बहुत गुस्से से धारते हुए बोला तो वो रोते हुए बाथरूम में घुस गई, जबकि सालिया बेगम कमरे में दाखिल हो गई। सच सच बताओ ये लड़की कौन है और इसका तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? वो लब भींचे हुए एक एक लफ्ज चबाते हुए बोली। शामिर खुश्क लबों पर जुबान फेर कर रह गया। बीवी है मेरी, निकाह किया है इससे, और कोई गैर नहीं, मेरी अपनी सगी फूफो की बेटी है। वो बोला तो सालिया बेगम को लगा जैसे किसी ने इनके सर पर दीवार गिरा दी हो। तुम्हारा दिमाग खराब है, मैंने तुम्हें कहा भी था कि इससे शादी मत करना। तुम नहीं जानते कि इसको कौन सी बीमारी है। मुझे पोता चाहिए, समझे तुम? वो खफगी से बोली तो शामिर सर पकड़ कर रह गया। एक तरफ इसकी माँ थी और दूसरी तरफ बीवी, वो दोनों को नहीं छोड़ सकता था। अगर तुमने इस औरत को तलाक नहीं दी तो तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझे खो दोगे। वो आखिरी दाव खेलते हुए बोली तो शामिर ने बेयकीनी से माँ को देखा। वो इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती थी? इसके जज्बात के साथ वो नहीं खेल सकती थी। मैं ऐसा नहीं कर सकता, और जहां तक हुरैन की बीमारी की बात है तो हम कल गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो हमें जो सजेस्ट करेंगी हम इस डॉक्टर से इलाज करवा लेंगे, मगर मैं इसे नहीं छोड़ सकता। आप भी इस बात को समझे, अगर आप इसे मेरी जिंदगी से दूर करेंगी तो मुझसे भी दूर हो जाएंगी। बेहतर है कि हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझें। वो सख्ती से कहता हुआ कमरे से निकलता चला गया। सालिया बेगम पैर पटकती हुई वहां से अपनी गाड़ी में बैठी और तेज ड्राइविंग करते हुए घर की तरफ बढ़ गई। इनका बुलंद फिशारे खून इन्हें किसी तौर पर चैन नहीं लेने दे रहा था। सालिया बेगम के वहां से चलते ही वो खामोशी से कमरे में आया तो देखा वो सो रही थी, या फिर सोने की अदाकारी कर रही थी। इनके गालों पर ताज़ा आंसू के निशान वाज़ह दिखाई दे रहे थे। वो चुपचाप अपना तकिया उठाए दूसरे कमरे में चला आया। वो अपनी बीवी को नहीं खो सकता था, जिसे पाने के लिए इसने कितनी दुआएं की थी। इसको कमरे से जाता हुआ देखकर हुरैन ने शर्मिंदगी से आंखें मींच लीं। काश कि इसको ऐसी बीमारी ना होती तो आज इसके साथ ये सब ना हो रहा होता। वो एक अच्छी जिंदगी गुजारती। शायद इसका शौहर इससे मायूस हो चुका था, या फिर जो भी था वो कमरे से चला गया था, और ये बात इसे दुखी करने के लिए काफी थी। वो रात गए तक रोती रही। जब रोते रोते थक गई तो नींद की देवी इस पर मेहरबान हो गई। सुबह वो बेदार हुई तो शामिर इसके पहलू में लेटा हुआ था। वो घबरा कर उठ बैठी। इसके अचानक उठ जाने पर शामिर भी गहरी नींद से जागा। क्या हुआ, उठ क्यों गई हो? अभी तो सिर्फ 8 बज रहे हैं, वो मखमूर लहजे में एक घड़ी की तरफ देखते हुए बोला तो हुरैन हैरान रह गई। 8 बज गए और मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी। वो रो देने को थी। इसकी ये बात सुनकर वो हैरान रह गया। नमाज तो वो भी पढ़ता था, मगर आज इसकी ये नमाज छूट गई थी। अच्छा कल पढ़ लेना, वो इसे समझाते हुए करवट बदल कर सो गया। जबकि इस अंदाज पर वो चौंक गई थी। शायद वो रात को इसके कमरे में आया था, या जब भी वो बस मुस्कुराती रही, वरना सालिया बेगम की बातें सुनकर वो बहुत डर गई थी। वो खामोशी से चप्पल पहनते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गई। शामिर को महसूस तो हुआ, मगर वो कुछ बोला नहीं। शामिर के खराटों की आवाजें कमरे में गूंज रही थीं, जबकि वो कज़ा नमाज पढ़ते हुए कुरान मजीद की तिलावत करने लगी। तिलावत से फारिग होते ही थी जब मुलाजमा चाय का पूछने चली आई। नाश्ता बनाने के बाद वो शामिर को बुलाने आई तो वो अभी तक सो रहा था। शामिर उठ जाए, नाश्ता तैयार है। वो इसे उठाने के लिए जोर से बोलते हुए इसका कंधा हिलाने लगी, मगर शायद वो गहरी नींद में था। उठ भी जाए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। वो दोबारा बोली तो शामिर ने कसरमंदी से इसे देखा और अपने पास आने का इशारा किया, मगर वो नाराज होकर रुख फेर गई। वो मुस्कुराता हुआ बाथरूम की जानिब बढ़ गया। नाश्ते की टेबल पर आया तो हैरान रह गया। इसने अच्छा खासा इंतजाम कर डाला था। नाश्ते से फारिग होने के बाद वो दोनों डॉक्टर के पास चले आए। एक बात बताएं, आप पहले किसी डॉक्टर के पास जाती थी? डॉक्टर मुसरत ने खुश अखलाकी का मुजाहरा करते हुए मुस्कुराकर इससे पूछा तो वो सोच में पड़ गई। वो इसी अस्पताल में डॉक्टर थे, मुझे इनका नाम तो याद नहीं, अलबत्ता इनके कमरे का पता है। वो सोचते हुए बोली तो वो हैरान रह गए। यही डॉक्टर मुनज़्ज़ा तो नहीं थी? डॉक्टर मुसरत ने फौरन नर्स को इशारा किया और वो डॉक्टर मुनज़्ज़ा को बुलाने को कहा।
डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर मुनज़्ज़ा छुट्टी पर है, नर्स ने बताया। तो डॉक्टर साहिबा ने सर थाम लिया। अच्छा, टेस्ट वगैरह ले लेते हैं और जो बातें भी पता चलेंगी मैं आपको बता दूंगी। रिपोर्ट्स कल तक आएंगी, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। 2 घंटे बाद वो अस्पताल से निकलते हुए फार्म हाउस तक चले आए। सालेह बेगम शामिर से नाराज थी, इसलिए वो घर नहीं जा सकती थी। वो हुरैन को फार्म हाउस पर छोड़ने के बाद ऑफिस चला आया। 6 घंटे ऑफिस में सर खपाने के बाद वो हुरैन की कॉल पर मुस्कुराते हुए फार्म हाउस की तरफ बढ़ गया। वो इसका इंतजार कर रही थी। आप मेरे सर की कसम खाएं। वो कमरे में दाखिल हुआ तो हुरैन कमरे के बीचों बीच खड़ी इसे सर की कसम लेने लगी। वो हैरान रह गया कि आखिर ऐसी कौन सी बात हुई है कि इसे सर की कसम लेनी पड़ गई। पहले बताओ तो सही, हुआ क्या है? शोहर ऑफिस से थका हारा आया है, ये नहीं कि पानी का ग्लास ही पूछ लो। वो मसनूई नाराजगी से शिकवा करने लगा तो वो इसके सामने नीचे बैठ गई। अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप मुझे देंगे? वो रोते हुए बोली। तो शामिर हैरान रह गया। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है जो वो इतना परेशान हो रही है? हाँ जरूर, क्यों नहीं, वो परेशान होकर बोला। तो वो इस बात में सर हिला गई। मुझे बेबी चाहिए, वो शर्माते हुए बोली। तो शामिर हैरान रह गया। तो वो अपनी बीमारी के बारे में जानती हो, फिर भी ऐसे कह रही हो? वो बेयकीनी से बोला। तो हुरैन इस बात में सर हिला गई। जो होगा देखा जाएगा, मुझे एक अच्छी और नॉर्मल जिंदगी गुजारनी है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर वो बीमारी मुझे हुई भी सही तो मैं ज्यादा अरसा नहीं जी पाऊंगी। बेहतर है कि मैं एक बेहतरीन जिंदगी गुजार कर जाऊं। वो रोते हुए बच्चों की तरह बोली। तो शामिर हैरान रह गया, ये इसने इससे क्या मांग लिया था? ऐसा लग रहा था कि जैसे हुरैन ने इसे सारी दुनिया ही मांग ली हो। वो बेयकीनी से इसे देख रहा था, हाँ या ना। वो जब से बोली तो शामिर ना चाहते हुए भी इस बात में सर हिला गया, क्योंकि वो इसके सर की कसम खा चुका था। अब पीछे नहीं हट सकता था। ठीक है, वो ये कहते इसके गले लग गई थी। सारी रात शामिर परेशान रहा और बार बार इसकी तबीयत का पूछता रहा। हर बार वो मुस्कुरा कर जवाब दे देती तो इसे कुछ इत्मीनान हो जाता, मगर वो बहुत परेशान था। न जाने इस ताल्लुक का नतीजा क्या निकलता। इस बात ने इसे बहुत ज्यादा खौफजदा कर दिया था। वो इसके करीब तो आ गया था, अब खुद पछता रहा था। सुबह वो नींद से बेदार हुआ तो हुरैन बेसुध होकर पड़ी हुई थी। वो इसे झंझोड़ने लगा, मगर वो कोई तासुर नहीं दे रही थी। शायद वो बेहोश थी। वो जल्दी से पानी के छींटे इसके मुंह पर मारने लगा, मगर इसकी हालत बहुत खराब थी। वो इसे बाजू में उठाए बगैर शर्ट पहने भागता हुआ गाड़ी में बैठा और फुल स्पीड में डॉक्टर मुसरत के क्लिनिक पहुंचा। वहां ज्यादा रश नहीं था, डॉक्टर साहिबा भी अभी तक नहीं आई थी। इसने फौरन गार्ड के कमरे का रुख किया और इसका दरवाजा बजा डाला। वो बेचारा गहरी नींद में बाहर निकला। साहब, अभी तो क्लिनिक भी नहीं खुला, आप इस वक्त चले आए हैं? मैं इनसे पहले अपॉइंटमेंट तो लूं, वो बोला। तो शामिर का दिल चाहा कि इसका मुंह तोड़ दे। तुम पागल हो गए हो? वहां मेरी बीवी मर रही है और तुम्हें अपॉइंटमेंट की पड़ी है। दफा हो जाओ और मैम को बुला कर लाओ। वो धाड़ा। तो गार्ड बेचारा इस पागल संगदिल आदमी को देखते हुए मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए डॉक्टर मुसरत के घर की तरफ बढ़ गया। इनका घर क्लिनिक के साथ ही था। मरीज की खराब तबीयत का सुनकर वो फौरन दौड़ी चली आई। हुरैन होश में तो थी, मगर कुछ बोल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसके मुंह से जुबान निकाल ली हो। डॉक्टर साहिबा, देखे मेरी बीवी को क्या हो गया है? वो नम लहजे में बोला। तो डॉक्टर ने हैरान होकर इस 6 फुट 4 इंच के मर्द को देखा जो रो रहा था। इससे शदीद हैरानी हुई। चेकअप किया तो वो मुस्कुराती हुई बाहर आई। आपकी बीवी की रिपोर्ट्स रात को ही आ गई थी। मुझे आपको ये बताना था कि इन्हें कोई बीमारी नहीं है और आप अपना ताल्लुक बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। वो झिझकते हुए बोली। तो शामिर हैरान रह गया, लेकिन डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर मुनज़्ज़ा ने तो कहा था कि मेरी बीवी के इज़्दिवाजी ताल्लुक नहीं बना सकती। वो मुनासिब अल्फाज सोचने की आखिरी हद तक बोला। तो डॉक्टर मुसरत मुस्कुराने लगी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, ज़रा ऑफिस में आइए। वो ये कहते हुए अपने कमरे में चली गई और कुर्सी संभाल ली। सामने वाली कुर्सी पर शामिर बैठ गया। दरअसल आपका बाप इसकी शादी किसी बूढ़े से करवाना चाहता था। वो आदमी हुरैन से बेटे के लिए शादी करा था। 50 साल का था। माँ ने बेटी को बचाने के लिए बस वो रिपोर्ट बनवाई थी और डॉक्टर मुनज़्ज़ा क्योंकि इनसे कुरान पढ़ती रही थी तो इसलिए बस इन्होंने ये रिपोर्ट बनवा दी। बाकी इस रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं है। वो पेशावराना अंदाज में बोली। तो शामिर हैरान रह गया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या उदास। इसकी फूफो कितनी मुश्किल हालात में रही थी इसे अंदाजा भी नहीं था। काश दादा जान इसकी फूफो के साथ ऐसा ना करते।
इन्हें कबूल कर लेते तो आज वो ये सब बर्दाश्त ना करती फिर रही होती। अब आप बीवी को लेकर जा सकते हैं, डॉक्टर मुसर्रत जमाइयाँ देते हुए बोली तो शामिर शर्मिंदा सा होकर उठ गया। बाहर आया तो हुरैन दीवार पकड़कर गाड़ी तक आ चुकी थी। वो मुस्कुराते हुए इसका हाथ थामे गाड़ी में बैठा गया। क्या बोला डॉक्टर ने, ज्यादा मसला तो नहीं? वो हाथ मलते हुए बोली तो शामिर मुस्कुराने लगा। इन्होंने बोला है कि तुम्हें ऐसी कोई बीमारी नहीं है। वो मुस्कुरा रहा था। हुरैन ने हैरान होकर इसे देखा। ये क्या कह रहे हैं आप? ये देखो तुम्हारी रिपोर्ट्स। इसने फौरन हुरैन की रिपोर्ट्स इसकी गोद में रखी तो वो मुस्कुरा कर उजरत में वो रिपोर्ट्स देखने लगी। जैसे इसने रिपोर्ट्स पढ़ी, खुशी के मारे इसके चेहरे पर अलग ही चमक रक्स करने लगी। अब हम कहाँ जा रहे हैं? वो अचानक एक बंगले के सामने रुका तो वो हैरान रह गई। मामा से मिलवाने जा रहा हूँ और इन्हें ये रिपोर्ट दिखाने। इन्हें दादी बनने का बहुत शौक था ना। वो इसके कान में सरगोशी करते हुए बोला तो शर्म के मारे वो सर झुका गई। वैसे इनके बेटे को भी बाप बनने का बहुत शौक है। वो शर्माते हुए कह तो गई थी, मगर अब इसकी नजरों से घबराते हुए रुख फेर गई। शामिर का कहका बुलंद हुआ था और वो सारी बीमारी एक छलावा थी जो पल भर में गायब हो गई थी, वरना वो तो खौफजदा हो गया था। शायद इसे अपनाने के लिए सच्चे इरादे थे, जिसकी वजह से वो सब झूठ साबित हुआ। अच्छा, मामा को पहले यकीन नहीं आएगा, वो भी तुम्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाएंगी? वो जैसे कहें जब चुपचाप वैसे करती जाना, वो रास्ते में समझाते हुए बोला तो बस बाद में सर हिलाते हुए इसके साथ चलने लगी। मामा कहाँ हैं आप? वो पुरजोश होकर अंदर बढ़ गया। साइमा बेगम ने सोफे पर बैठी थी, काफी कमजोर लग रही थी। अम्मा, आपको पता है कि हकीकत क्या है? डॉक्टर ने हमें बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। वो मुस्कुराते हुए बोला तो सालिया बेगम ने हैरान होकर इसे देखा। क्या बात है? तभी शामिर ने शुरू से लेकर आखिर तक इसे सारी बात बताई तो वो हैरान रह गई। एक माँ अपनी औलाद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, आज ये बात इन्हें समझ आ गई थी। और एक माँ ही अपने बेटे की खुशी की परवाह किए बगैर इसे तलाक की मांग कर आई थी। हुरैन की हकीकत जानने के बाद वो सच में बहुत शर्मिंदा थी, बार बार माफी मांगती रही। हुरैन ने इन्हें माफ कर दिया। साल बाद वो 2 पोतों को अपने हाथ में लेकर मुस्कुरा रही थी। इस वक्त अगर वो अपने बेटे का कहा ना मानती तो शायद आज वो इस नेमत से महरूम रह जाती। इन्होंने मुस्कुराकर हुरैन का शुक्रिया अदा किया तो बदले में हुरैन भी मुस्कुरा दी। शामिर के तो पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। हुरैन ने इसे एक साथ 2-2 खुशियां जो दी थी